हेलो, वेलकम ऑन द लकी एजुकेशन यूट्यूब चैनल। मैं राजू शर्मा आपके साइंस के फंडे लेके आज दोबारा से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। कल हमारा कुछ टॉपिक एक रह गया था। उस टॉपिक में मैंने बोला था कि तत्वों के नाम आपको मैं लर्न कराऊंगा। आज वो तत्वों के नाम 1 से 30 तक के तत्व हम किस तरह से याद कर सकते हैं। पहले तो 1 से 30 तक के तत्वों के मैं जनरल वैसे ही नाम और उनके प्रतीक बता रहा हूँ। परमाणु क्रमांक: हाइड्रोजन, सेकंड है हीलियम, थर्ड है लिथियम, फोर्थ बेरिलियम, फिफ्थ बोरोन, सिक्स्थ कार्बन, सेवेंथ नाइट्रोजन, एट्थ ऑक्सीजन, नाइन्थ फ्लोरीन, 10th नियॉन, 11th सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। इनके परमाणु जो क्रमांक है, परमाणु क्रमांक कल मैंने आपके लिए बताया था। इन तत्वों के जो परमाणु हैं उनके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या जो मैंने दे रखी है बिल्कुल ऑर्डर में, क्रम से ही दे रखी है। हाइड्रोजन के परमाणु के नाभिक में 1 प्रोटॉन होता है। ये यहाँ पर परमाणु क्रमांक का मतलब प्रोटॉनों की संख्या जो नाभिक में होती है। हाइड्रोजन के में 1 होती है तो परमाणु क्रमांक 1। तो इस तरह से बिल्कुल ऑर्डर में है, क्रम से है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से। ये आपको प्रतीक, ये देखो बहुत ज़्यादा बेसिक्स चीज़ें हैं जो 8th स्टैंडर्ड से ही लर्न हो जानी चाहिए। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके ये कॉन्सेप्ट या ये 1 से 30 तक के तत्व ही याद नहीं होते हैं। जब यही याद नहीं होंगे, जिस तरह से इंग्लिश को सीखने से पहले ABCD सीखना पड़ती है, ठीक उसी प्रकार से अगर हमें केमिस्ट्री के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज लेनी है धीरे धीरे करके, तो सबसे पहला काम, ये बेसिक फंडे की बात करें तो सबसे पहला तत्व तो हमें लर्न होना चाहिए, उनके प्रतीक लर्न होना चाहिए और क्रम से, ऑर्डर में, क्रम से हमें याद होना चाहिए। तो हाइड्रोजन H, हीलियम He, Li, Ve, B, C, N, O, F, Ne, Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, Ar, K, Ca, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn। ये बिल्कुल ऑर्डर में हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, इस तरह से। देखो इनको याद करने का तरीका क्या है। रियलिटी में तो ऐसा होना चाहिए कि मैं बोलूँ सल्फर तो आप बोलो सर 16, उसके नंबर को यानी परमाणु क्रमांक को बोल दो। मैं तब मानता हूँ कि किसी को लर्न है ये चीज़ जब मैं कोई डिजिट बोलूँ, वो उस डिजिट पर या इस नंबर पर उपस्थित जो तत्व है उस तत्व का नाम बोल दे मेरे को। मैं बोलूँ स्कैंडियम तो बोल दे सर 21 हो गया। मैं बोलूँ 20 तो बोले कैल्शियम, उल्टा सीधा कैसे भी करके। अगर इस तरह से अगर आपको याद है तब जाके मैं मानता हूँ, नहीं तो बहुत से बच्चे करते हैं सर हमको आता है, वो ऐसा बोल सकते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इस तरह से तो पूरी एक तारतम्यता से, एक लयबद्ध तरीके से तो बोल सकते हैं। लेकिन ये निश्चित बात है, मैंने देखा है, मैं बच्चों से बोलता हूँ 15 तो वो इधर उधर सर रुको, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम इस तरह करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। 15 आते ही फॉस्फोरस आना चाहिए, 5 आते ही बोरोन आना चाहिए। मैं जो बोलूँ और तुरंत ही या तो डिजिट यानी परमाणु क्रमांक, उसका नंबर, या फिर मैं नंबर बोलूँ तो उस पर उपस्थित जो तत्व है उसी नंबर का जो तत्व है वो। ये दोनों चीज़ें यदि आपको लर्न है तो आप समझिए एक बहुत छोटे से पड़ाव पर एक थोड़ा सा पैर आपने आगे बढ़ाया केमिस्ट्री की तरफ, बिल्कुल एक छोटे लेवल पे। ठीक है, तो इनको याद वैसे कैसे करते हैं, प्रतीक वगैरह मैं आपको बता देता हूँ किस तरह करते हैं। हाय ऐसे करते हैं, हाय, हेलो, लिसन, बेटा, BC, इस तरह एक साथ बोल रहा है। BC, न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। हाय हेलो लिसन बेटा, BC, न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। 1 to 10 इस तरह से हो जाएंगे। फिर उसके बाद है Na को बोलेंगे ना, मांगो। Mg का मतलब या मैग्नीशियम को बोलेंगे हम मांगो। एल्यूमिनियम को बोलेंगे अल्लाह। Si को बोलेंगे से, ना मांगो अल्लाह से। P फॉर पेटीज, S फॉर समोसा, Cl फॉर कोल्ड ड्रिंक, Ar फॉर और, K फॉर काजू,
CA फॉर कतली। एक बार दोबारा से मैं बोलता हूँ, हाय हेलो लिसन बेटा, हाय हेलो सुनो बेटा, बोलते हैं हाय हेलो लिसन बेटा, BBC न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट। ना मांगो अल्लाह से पेटीज, समोसा, कोल्ड ड्रिंक और काजू कतली। फिर यहाँ से 21 to 30 तक, 21 से 30 तक के जो तत्व होंगे उनको हम किस तरह याद करेंगे। स्कूटी, वे, कार, मैंने, फेंकी, कोई नहीं कुछ जाने। स्कूटी, बेकार, मैंने फेंकी, कोई नहीं कुछ जाने। तो इस तरह से इस न्यूमेरिक के जरिए हम 1 से 30 तक के तत्वों को हम आसानी से याद कर सकते हैं। एक बार दोबारा से, हाय हेलो लिसन बेटा, BC न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट। हाय हेलो लिसन बेटा, BC न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट। ना मांगो अल्लाह से पेटीज, समोसा, कोल्ड ड्रिंक और काजू कतली, क्योंकि बेकार चीज़ें, पेटीज, समोसा, कोल्ड ड्रिंक ये सभी बेकार हैं। तो भैया अल्लाह से दरखास्त मत कर उनको मांग लेने की, ठीक है। उसके बाद है स्कूटी बेकार, मेरी स्कूटी बेकार हो गई थी। स्कूटी बेकार, मैंने फेंकी या मैंने फेंक दी, कोई नहीं कुछ जाने, किसी को कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है भाई, मेरी गलत बेकार हो गई थी स्कूटी, मैंने फेंक दी। तो 1 से 30 तक के तत्व याद करना एक तरह से जन्म सिद्ध अधिकार है। ये नहीं हुआ तो ज़िंदगी बेकार है, सीधी सीधी बात है। कोई भी आ जाए पढ़ाने के लिए, जब तक ये इतनी छोटी से छोटी चीज़ें आपके बिल्कुल बैठी हुई नहीं है। मैंने बार बार बोल रहा हूँ फिर कि मैं तब मानता हूँ किसी को लर्न है, मैं 25 बोलूँ तो वो उस पर मौजूद एलिमेंट का नाम बोल दे, तत्व का नाम बोल दे, ठीक है। मैं जो भी डिजिट बोलूँ या फिर मैं एलिमेंट का नाम बोलूँ और वो डिजिट नंबर बोल दे, उसका जो नंबर है, सॉरी, ठीक है, वो नंबर बोल दे जिस पर उपस्थित है, ये चीज़ें। दूसरा देखिए तत्व, एक बार अपना एक टॉपिक छोटा सा रह गया था, मैंने आपको बताया था परमाणु क्या होता है। परमाणु किसी तत्व का सबसे छोटा एक कण होता है और जो स्वतंत्र अवस्था में कभी भी नहीं पाया जा सकता। लेकिन ध्यान रखो, केमिस्ट्री इज़ द साइंस ऑफ एक्सेप्शन। जो भी केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, फिजिक्स में थोड़े कम मिलते हैं, लेकिन केमिस्ट्री और बायोलॉजी में अपवादों की दुनिया है, अपवाद हर जगह मिलते हैं। तो जनरली तो हम बोलते हैं परमाणु कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, ठीक है। लेकिन ध्यान रखो, कुछ अणु ऐसे होते हैं जिसमें केवल और केवल, मैंने आपको ये भी बताया था, अणु जो होते हैं वो परमाणुओं का समूह होता है, परमाणुओं से मिलके बनते हैं। लेकिन कुछ अणु ऐसे हैं जिसके अंदर परमाणु ही एक होता है। तो हम हल्का सा वे में ये मान सकते हैं कि यार परमाणु अकेला, सर तो बोल रहे थे परमाणु तो अकेला होता नहीं है, लेकिन अपवाद स्वरूप हम बोल सकते हैं एक परमाणविक अणु, जिन्हें हम नोबल गैसेज बोलते हैं, उत्कृष्ट गैसेज बोलते हैं, शून्य गैसेज बोलते हैं। वो कौन कौन सी गैसें हैं जिनके गैसों के अंदर तो जनरली 2 या 2 से अधिक गैसें, क्या है, एक प्रकार का अणु है, 2 या 2 से अधिक क्या होते हैं, उसके अंदर परमाणु निश्चित रूप से पाए जाते हैं। लेकिन हमारे वायुमंडल में कुछ बहुत अल्प मात्रा में कुछ गैसें हैं जिनके अंदर केवल और केवल एक ही परमाणु होता है, मोनो एटमिक, कहने का मतलब एक परमाणविक अणु होती हैं। वो कौन सी गैसें हैं, वो हमें याद होना चाहिए। हीलियम, यहाँ पर सेकंड नंबर पे जो आ रही है हीलियम, नियॉन 10 नंबर पे जो आ रहा है, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एवं रेडॉन, ये सभी अक्रिय गैसें हैं जो केवल एक परमाणविक अणु के रूप में पाई जाती हैं। एक परमाणविक या परमाणवीय कर लो, एक परमाणवीय अणु, एक परमाणविक ज़्यादा अच्छा उचित वर्ड है, एक परमाणविक
एक परमाणविक अणु अवस्था में, जिनके अणु में केवल और केवल एक ही परमाणु पाया जाता है, ऐसी गैसें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एवं रेडॉन, ये इनके प्रतीक हैं। इनको याद करने का न्यूमेरिक क्या है, तरीका क्या है, इनको याद किस तरह करते हैं? हे नेहा, अरी कैटरीना, जीती रहना। हे नेहा, हे नेहा, अरी कैटरीना या करीना, जो जिसको अच्छी लगती है उसी हिसाब से बोलेगा। हे नेहा, अरी कैटरीना, जीती रहना। कुछ बोलते हैं हेमा मालिनी, नेहा धूपिया, आरती, करीना कपूर, जीनत अमान एंड रवीना टंडन। जिसको जिस तरह से हमें लर्न करना है किसी भी तरीके से हो। एक चीज़ याद रखनी है, इन सभी की संयोजकता शून्य होती है। अब संयोजकता क्या होती है वो हम उस टॉपिक को भी देखेंगे अभी थोड़ी देर बाद। कुछ और बेसिक्स वगैरह हम चलेंगे और उसके अलावा आयनों पर भी आपको यौगिक बनाना भी हम सिखाएंगे, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस जो आएंगी, रासायनिक अभिक्रियाएं आगे हम सीखेंगे। बार बार बहुत से स्टूडेंट्स की शिकायत होती है कि मैं बोलता हूँ बेरियम क्लोराइड, तो मैं तुरंत ही बोलता हूँ BaCl2। अब बहुत से कहते हैं बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या बनेगा, कहीं पर तो 2 लगता है, कहीं पर 3 लगता है। मैंने बोल दिया आयरन थर्ड क्लोराइड, तो अपने आप FeCl3। मैं बोला कॉपर सेकेंड ऑक्साइड CuO, कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम सेकेंड ऑक्साइड, ऐसे बोल दिया। कैल्शियम ऑक्साइड बोला CaO, तो कहीं पर O लगता है, कहीं पर 2 लगता है, कहीं 3 लगता है। आयरन सेकेंड थर्ड ऑक्साइड Fe3O4, आयरन सेकेंड ऑक्साइड FeO, आयरन थर्ड ऑक्साइड Fe2O3, एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO3 SO4 का होल थ्राइस। इस तरह से मैं तमाम तरह के हम ये फॉर्मूले कैसे ड्राइव करते हैं, कैसे क्या है, कहाँ से आते हैं, ये बोलते हैं सोडियम क्लोराइड NaCl। अब बोलते सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये 2 कहाँ से आ गया नीचे। तो ये सभी चीज़ें जब तक क्लियर नहीं होंगी, ये बेसिक्स हैं, कोई भी टीचर आपको नहीं पढ़ा सकता, ये 101% श्योर है। ये जब तक ये कुछ बेसिक्स हैं, हमें कुछ एक छोटा सा मुकाम पढ़ने के लिए भी ऐसा नहीं है कि हम आए और पढ़ने लग गए सीधे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब तक आपके पुराने अनुभव अच्छे ना हों, आपके पुराने मानस पटल पर जो स्मृतियां हैं, याददाश्त आपकी पुरानी चीज़ों की अगर ठीक नहीं है, तो निश्चित बात है कि आप सक्सेस, आप या कोई भी, हर किसी पर लागू होती है ये बात, तो कोई सक्सेस नहीं हो सकता। कुछ बेसिक्स चीज़ें तो दिमाग में हर समय लेके चलनी पड़ती हैं, तभी जाके हम समझ पाते हैं। अब 10th में टीचर जो पढ़ाता है, जनरली ये होता है कि कोर्स का दबाव या कैसा भी दबाव होता है स्कूल वगैरह में, तो उसमें क्या है, वो ये मान के चलता है कि बच्चे के ये टॉपिक्स 9th में 8th में जो भी टॉपिक्स हैं वो क्लियर हैं। वो समझता है कि हमने तो भाई, हम तो उसी हिसाब से चलेंगे, बुक में लिख रहा है उस हिसाब से आगे बढ़ते चलेंगे। अब चाहे बच्चे के समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। टीचर तो ये मान के चलेगा कि भाई बच्चे के ये सभी टॉपिक्स हमने 9th में पढ़ाए थे, वहाँ क्लियर हो चुके हैं। तो इसलिए पुरानी चीज़ें पढ़ाना बहुत आवश्यक है, तभी जाके को रिलेटेड कर पाएंगे हम। मैं आगे आपसे बोलूँगा तत्व कि 2 तत्व मिल जाते हैं, फिर मैं बोलूँगा तत्व और यौगिक मिल जाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी लाइनें बोलूँगा, तो तुम्हारे दिमाग में ये, अभी मैं ये क्लास चल रही है ये वाली आएगी, अरे हाँ सर ने बताया था तत्व ऐसा होता है, तत्व के अंदर परमाणु एक समान होते हैं, यौगिक में अलग अलग हो सकते हैं। वो सभी चीज़ें वहाँ दिमाग में तुरंत ही और के क्लिक करनी चाहिए, हाँ यार वो बताया था, तो वो वहाँ को रिलेटेड हो जाएगा आपके जो चैप्टर चल रहा है उसके साथ में। तो वो ये पूर्व ज्ञान, चाहे अभी का है, ये वाला पूर्व ज्ञान आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। ठीक है, तो देखिए ये सभी चीज़ें तत्व बार बार नहीं कहने पड़े, ये तो सभी लर्न होने ही चाहिए। न्यूमेरिक बता दिया। एक परमाणु अणु, इनको और भी नाम क्या है देखिए, इन्हें अक्रिय गैसें भी बोल देते हैं। अक्रिय गैसें, नाम से ही पता लग रहा है, आ का मतलब होता है नहीं, क्रिया का मतलब क्रिया। ऐसी गैसें जो किसी से क्रिया ही नहीं करती। ठीक है,
और दूसरा निष्क्रिय भी बोल देते हैं इनको, एक ही बात है, अक्रिय और निष्क्रिय, नॉन एक्टिव। तीसरा इनको नोबल गैसेज भी बोल देते हैं, नोबल गैसेज, यानी इनको उत्कृष्ट गैसें भी बोल देते हैं। तो कितने कितने नाम हैं। इनके ऊपर बोर्ड का क्वेश्चन आ चुका है कि अभी 2 साल पहले ही बोर्ड में क्वेश्चन आया था कि नहीं 2 अक्रिय गैसों के नाम लिखिए। तो अक्रिय बोल लो, निष्क्रिय बोल लो, उत्कृष्ट गैसें बोल लीजिए, ये सभी। या इनको आगे हम जब आवर्त सारणी वाला चैप्टर चलेगा तब जाके आपको पता लगेगा कि भाई इनको तो शून्य वर्ग में रखा गया है, क्यों रखा गया है वो अभी मैं आपको सभी चीज़ें बता नहीं सकता, ये तो निश्चित बात है, क्योंकि आपके दिमाग में भी घोच हो जाएगा। मैं अपने हिसाब से धीरे धीरे कुछ दिन लगेंगे, हमें कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, और जब वो स्टेप पूरे हो जाएं उसके बाद आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ये मैं एक दावे से कह सकता हूँ, बहुत मज़ा आएगा। देखिए, इसके बाद मैं आपको यहाँ पर परमाणु की हल्की सी जानकारी दूंगा। मैंने कल भी दिया था, लेकिन उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम, ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहता मैं, धीरे धीरे करके, क्योंकि वो स्टेप अगर मैंने एक साथ बोल दिया गारंटेड है दिमाग आपका चकरा जाएगा, ये निश्चित बात है ये, ठीक है। तो वो हम तरीके से चलेंगे बिल्कुल, ठीक है। तो हाँ, तो बच्चों अब हम परमाणु की संरचना संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें देखते हैं। परमाणु आप जानते ही हैं तत्व का सबसे छोटा कण है। अब उसकी स्ट्रक्चर के बारे में, संरचना के बारे में कुछ आधारभूत बातें हम समझना चाह रहे हैं। ये पूरा परमाणु है। इस परमाणु का साइज हमने देखा था 10⁻⁻10 मीटर आकार इसका। परमाणु का केंद्रीय भाग क्या कहलाता था? नाभिक। ये भी हम देख चुके थे कल, हालांकि ये वाला टॉपिक दोबारा से एक बार हो रहा है, ये देख चुके हम। परमाणु का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? नाभिक। नाभिक में 2 प्रकार के कण होते हैं, प्रोटॉन जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है यानी प्लस चार्ज होता है, आवेश होता है, और बिना किसी आवेश वाले, बिना किसी चार्ज वाले दूसरे प्रकार के कण पाए जाते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन, अर्थात वो उदासीन कण होते हैं। परमाणु के नाभिक के चारों तरफ, चारों ओर कुछ स्थायी वृत्ताकार मार्ग पाए जाते हैं, कुछ पथ पाया जाता है। इस पथों को हम बोलते हैं कोश, कोश या कक्ष भी बोल देते हैं। कोश बोलते हैं, कक्ष बोलते हैं, एक और नाम है ऊर्जा स्तर भी बोल देते हैं इनको, ऊर्जा स्तर। ज़्यादा अच्छा उचित वर्ड है ये, ऊर्जा स्तर ही है। चलो, ये सभी हो गए। यहाँ पर इनको हम अगर प्रदर्शित करें तो पहला कोश हो गया के कोश, दूसरा कोश है एल, तीसरा कोश एम, और चौथा कोश एन। इस प्रकार से ये नहीं है 4 ही होते हैं, ऐसे करके अनंत कोश हो सकते हैं, स्थायी वृत्ताकार पथ हो सकते हैं। एक निश्चित ऊर्जा के कुछ रास्ते होते हैं, इन रास्तों को कोश कहते हैं। KLMN या डॉट 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 या फिर 1 2 3 4 इसी तरह से आगे, ठीक है सोहन, तो इनसे प्रदर्शित करते हैं। कोश के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये आपको सूत्र है 2n²। किसी कोश के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो होता है 2n²। अभी फ़िलहाल जनरली आप हल्का सा समझ लीजिए, ये हम आगे भी इसको बताएंगे कि 2n² के अनुसार यहाँ पर n क्या होता है? n एक कक्ष या कोश की संख्या, कौन से नंबर का कोश है। जैसे इसमें लगा के देखो, n की वैल्यू यदि 1 है यानी k कोश है, वो पहला कोश कौन सा है? k कोश। k कोश है पहला कोश। पहले कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन क्या आएंगे? तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 1, यानी पहले नंबर का कोश है। तो लगाएंगे इसमें 2 × n की आगे 1 लगाएंगे तो 1 का स्क्वायर क्या आया? 2। तो पहले कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से दूसरे कोश में हम देखेंगे, L कोश में n की वैल्यू 2 हो गई, 2 × 2 का होल स्क्वायर क्या आया? 8 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार m कोश के लिए बात करेंगे हम, तीसरे कोश के लिए, तो n की वैल्यू 3 हो गई, 2 × 3 का होल स्क्वायर, ये आएगा सीधा 18 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर बहुत से
कुछ मिस्टेक कर देते हैं, ये करते हैं 3 2 जा 6, यानी 3 का दुगना 6, ऐसे 6 दूनी 12, लेकिन नहीं, ये 3 का दुगना नहीं है, 3 का स्क्वायर है, 3 3 9, 9 दूनी 18। और n कोश के लिए आप बात करें, n की वैल्यू होगी 4, तो 2 × 4 का होल स्क्वायर कितना आएगा 32 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से भिन्न भिन्न प्रकार के कोशों में या भिन्न भिन्न कोशों में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या ज्ञात करने का सूत्र 2n² है। ये कुछ बात। उसके अलावा देखिए, ये कोश जो हैं, किसी भी परमाणु के सबसे बाहर का कोश, सबसे लास्ट वाला कोश जो होता है, अंतिम कोश जो होता है, इस कोश को संयोजकता या फिर संयोजी कोश कहते हैं, या सीधा इसे बाह्यतम कोश भी बोल सकते हैं। बाह्यतम कोश, सबसे बाहर का कोश। अब इसे संयोजकता कोश क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी कोश के द्वारा या इसी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के द्वारा किसी तत्व की संयोजकता का निर्धारण किया जाता है, या तत्व के परमाणु की संयोजकता का निर्धारण किया जाता है। वैसे तत्व का किया जाता है, लेकिन तत्व के अंदर परमाणु होते हैं, एक परमाणु की बात कर रहे हैं हम। एक बार दोबारा बोल रहा हूँ, परमाणु के नाभिक के चारों तरफ किस निश्चित ऊर्जा के कुछ स्थायी वृत्ताकार मार्ग होते हैं कुछ, और निश्चित ऊर्जा के मार्ग हैं, उन मार्गों को हम बोलते हैं कोश या कक्ष या ऊर्जा स्तर। इनमें इलेक्ट्रॉन भरने का सूत्र होता है 2n²। इनको प्रदर्शित करते हैं KLMN या 1 2 3 4, इस तरह से KLMNOPQRST, इस तरह से, या 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यह अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका है। उसके अलावा सबसे अंतिम जो कोश होता है, उस सबसे अंतिम कोश को क्या बोलते हैं? संयोजकता कोश, क्योंकि इसी कोश के द्वारा संयोजकता का क्या किया जाता है? निर्धारण किया जाता है। इस कोश में जितने इलेक्ट्रॉन हैं, उस इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पे संयोजकता निकाली जाती है। वो भी हम बताएंगे कैसे निकाली जाती है। अब कुछ और चीज़ें हैं। कोश के अंदर होते हैं उपकोश। जिस प्रकार हम कोई पूछे हमसे किस देश में रहते हैं, तो हम बोलेंगे भारत में रहते हैं। या कोई ऐसे पूछे, चलो देश में नहीं, आप कहाँ रहते हैं, यदि हमने बोला हम भारत में रहते हैं तो भी बात सही है। किसी ने बोला मैं राजस्थान में रहता हूँ, ये भी बात ठीक है। किसी ने बोला नहीं मैं भरतपुर में रहता हूँ, ये बात भी ठीक है। भरतपुर में रहता हूँ लेकिन इस कॉलोनी में यहाँ रहता हूँ, तो मेरी एग्जैक्ट पोजीशन इस तरह से निकाली जाएगी। ये चारों ही तरीके ठीक है। अगर हम पूछें कि इलेक्ट्रॉन रहता कहाँ है, कहाँ रहता है इलेक्ट्रॉन, तो कोई बच्चा बोलता है भाई कोश में रहता है। अबे कोश में तो रहता है, कोश के अंदर कहाँ रहता है भाई? कोश एक प्रकार से इंडिया, कोश के अंदर जिस पर इंडिया के अंदर राजस्थान है, ऐसे कोश के अंदर क्या है? उपकोश, ठीक है। उपकोश या उपकक्ष बोलते हैं। कोश को व्यक्त करते हैं KLMN, इस तरह से। उपकोश को भी प्रदर्शित करते हैं SPDF। इनको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जबकि उपकोश को स्मॉल लेटर से SPDF। अब उपकोश के अंदर भी पाए जाते हैं कक्षक, और कक्षक जो होते हैं, कक्षक के अंदर पाया जाता है इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन कोई पूछे तो एक बेहतरीन आंसर क्या होता है? कक्षक के अंदर होते हैं। जैसे कि परमाणु में कुछ कक्षक होते हैं, कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपके कोर्स में कोश तक ही दे रखा है, लेकिन थोड़ा सा एक हल्का सा एक लाइन का पॉइंट जरूर दे रखा है उपकोश के बारे में। तो इसलिए हम इसको और इसको देख सकते हैं, कोश और उपकोश को हम यहीं तक ही आपको बताएंगे। ये आपका 11th 12th का है, क्योंकि टाइम वैसे ही बेकार जाएगा अगर हम इनमें लग गए तो, ठीक है। कोश के अंदर उपकोश, उपकोश के अंदर कक्षक, कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन
पता लगती है हमें। हाँ तो बच्चों, ये कोश और उपकोश और कक्षक ये वाला हमने पोर्शन देखा था। इसके बाद ये आपको जानते ही हैं, बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है ये। परमाणु के अंदर कौन कौन से परमाणुवीय कण होते हैं, आधारभूत कण कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इनमें से इलेक्ट्रॉन जो होता है वही चक्कर लगाता है, चारों तरफ घूमता है, यानी गतिशील कण एक है। और बच्चे कुछ दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं वो नाभिक के अंदर रहते हैं, स्थिर रहते हैं। ठीक है, वो एक बात है, आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन मूवेबल जो पार्टिकल है, गतिशील जो कण है, वो कौन सा है? इलेक्ट्रॉन। और एक और चीज़, इलेक्ट्रॉन ही चलता है और इलेक्ट्रॉन का बहुत बड़ा महत्व है भाई, ध्यान रखो। इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकल सकता है परमाणु से और परमाणु के अंदर एंटर कर सकता है। यानी परमाणु में आपको मैंने बताए थे बहुत तरह के ऊर्जा स्तर पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के कक्ष या कोश पाए जाते हैं। अब सबसे लास्ट वाले कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के आकर्षण से क्या होते हैं? बंधे हुए नहीं होते। अतः वो नाभिक के आकर्षण बल से दूर होने के कारण वो परमाणु की सतह को छोड़कर बाहर भी निकल सकते हैं। तो ध्यान रखना है, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकल सकता है या अंदर आ सकता है। इसका मतलब हमेशा वस्तुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन का, हम जो बोलते हैं चार्ज का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जनरली हम बात करते थे, इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? ट्रांसफ़र हो रहा है, आदान प्रदान होता है। और इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान धातु और अधातुओं के मध्य होता है तो आयनिक बंध बनता है, और अधातु अधातु के बीच होता है तो सहज संयोजक बंध का निर्माण होता है। ये बंध कोई डंडी वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो केवल और केवल एक आकर्षण, एक अदृश्य शक्ति है, आकर्षण बल है एक प्रकार का। ठीक है, उसके अलावा ये इलेक्ट्रॉन और नॉर्मल बेसिक चीज़ें, ये हमने जनरली बेसिक चीज़ें आपकी कवर कर ली हैं आज की। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।